नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की दुनिया में उतर रहे हैं जो देखने वालों के जहन में ना लंबे समय तक अटकी रहती है। 2004 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर द मशीनिस्ट। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो इस फिल्म के प्लॉट, किरदारों और सबसे जरूरी इसके जो चौंकाने वाले मतलब हैं उनको परत दर परत खोलने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ट्रेवर रेज़निक के किरदार की तह तक जाना है। एक ऐसा आदमी जो कहता है कि वो पूरे 1 साल से सोया नहीं है। 1 साल? हाँ, ये नींद ना आना महज एक लक्षण है। असल कहानी तो उसके अंदर चल रहे अपराध बोध और मतलब जो मानसिक उथल-पुथल है उसकी है। सही। फिल्म आखिरकार क्या संदेश देती है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआती विचार ही काफी परेशान करने वाला है। 1 साल बिना सोए, जरा सोचिए इंसान की क्या हालत हो जाती होगी। बिल्कुल। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है, दिमाग हकीकत और वहम के धुंधेके में जैसे खो गया है। ये फिल्म एक पहेली की तरह सामने आती है जिसे सुलझाने में दिमाग चकरा जाता है। हाँ। तो चलिए मिलकर इस मानसिक गुत्थी की गांठें खोलते हैं। कहानी के केंद्र में है ट्रेवर रेज़निक, एक फैक्ट्री वर्कर, एक मशीनिस्ट, जैसा कि फिल्म का नाम ही है। हाँ, मशीनिस्ट। उसका काम मशीनों के साथ है और शायद उसकी जिंदगी भी एक मशीन की तरह ही बेजान और दोहराव भरी हो गई है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है उसकी नींद ना आने की बीमारी, सीवियर इंसोम्निया, जो 1 साल से जारी है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका असर उसके दिखने पर भयानक रूप से पड़ा है। मतलब वो इतना ज्यादा वजन खो चुका है कि महज एक चलता फिरता कंकाल लगता है। सही। आंखें गड्ढों में धसी हुई, चेहरा मुरझाया हुआ। ये शारीरिक हालत ही अपने आप में एक कहानी कहती है ना? बिल्कुल, जैसे कोई चीज उसे अंदर से खाए जा रही हो। हाँ। निश्चित रूप से। और उसकी दिनचर्या भी अजीब है। काम, घर और फिर एक जुनून की तरह सफाई करना। सफाई करना? अच्छा। हाँ, ये सफाई भी शायद उसके अंदर की गंदगी या वो जो अपराध बोध है उसे मिटाने की एक नाकाम कोशिश का प्रतीक हो सकती है। हो सकता है। उसकी जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं लगता। और फिर उसके घर में, खास तौर से उसके फ्रिज पर लगे वो पोस्ट-इट नोट्स, वो तो और भी रहस्य गहरा देते हैं। हु आर यू? हाँ। हु आर यू? तुम कौन हो? फिर आई नो हु यू आर। हाँ। जानता हूं तुम कौन हो। मतलब ये सवालिया निशान कौन लगा रहा है? क्या कोई बाहरी दुश्मन है या ये उसके अपने मन की आवाजें हैं? यही सवाल ट्रेवर को भी सताता है। उसे लगने लगता है कि उसकी दुनिया की दीवारें दरक रही हैं। हकीकत क्या है और उसके दिमाग का फितूर क्या, ये फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत मुश्किल। वो एक तरह के लगातार चलने वाले बुरे सपने में जी रहा है, जहां वो जागा हुआ तो है पर पूरी तरह होश में नहीं। और इसी मानसिक धुंधलके के बीच, जहां सब कुछ अस्थिर लगता है, फैक्ट्री में एक भयानक हादसा हो जाता है। हाँ। ये हादसा कहानी को एक नई दिशा देता है। हाँ, यहीं पर एंट्री होती है एक रहस्यमय किरदार की, आइवन। आइवन। ट्रेवर के मुताबिक आइवन एक नया सहकर्मी है, गंजा, थोड़ा मोटा, जिसकी मुस्कान में कुछ अजीब डरावना सा है। ट्रेवर का कहना है कि मशीन चलाते वक्त आइवन ने उसका ध्यान भटकाया और नतीजा बेहद गंभीर होता है। ट्रेवर की लापरवाही से मशीन में उसके एक साथी मिलर का हाथ आ जाता है और बुरी तरह कट जाता है। हाँ, हाथ कट जाता है। ये एक ऐसा हादसा है जिसकी जिम्मेदारी तय होनी है। बिल्कुल। और जब जांच होती है तो ट्रेवर बिना झिझक सारा दोष आइवन पर मढ़ देता है। अच्छा। लेकिन यहाँ कहानी में पहला बड़ा झटका लगता है। फैक्ट्री में मौजूद हर कोई, मैनेजमेंट से लेकर दूसरे वर्कर तक, सब कहते हैं कि आइवन नाम का कोई शख्स वहां है ही नहीं। क्या? कभी था ही नहीं। यहाँ तक कि फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं। ये तो कमाल का मोड़ है। मतलब जिस आदमी को वो हादसे का जिम्मेदार बता रहा है, वो शायद है ही नहीं। है ही नहीं। यहीं से ट्रेवर का शक और पैरानोया बढ़ने लगता है। क्या आइवन सचमुच उसके दिमाग की उपज है या फिर सब लोग मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? ये सवाल उसके दिमाग पर हावी हो जाता है और ये शक सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहता। अच्छा। वो जो फ्रिज पर लगे पोस्ट-इट नोट्स थे, वो अब एक खेल का रूप ले लेते हैं, हैंगमैन का खेल। हैंगमैन? हाँ। ओ। हाँ, रोज कोई उन नोट्स पर एक नया अक्षर जोड़ देता है, जैसे कोई धीरे धीरे फांसी का फंदा तैयार कर रहा हो। पहले सिर्फ खाली जगह, फिर अक्षर जुड़ने लगते हैं, TREVOR। हाँ। ये देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ट्रेवर को पक्का यकीन हो जाता है कि कोई जानबूझकर उसे डरा रहा है, उसे मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है। बिल्कुल। उसका शक अब उसके आसपास के हर इंसान पर होने लगता है। जुड़ाव महसूस होता है। एक है मेरी, एयरपोर्ट के पास एक डाइनर में काम करने वाली वेट्रेस।
वो नरम दिल है, ट्रेवर का ख्याल रखती है और उसकी मौजूदगी ट्रेवर को अजीब सा सुकून देती है। हाँ, मेरी। और दूसरी तरफ है स्टीवी, जो पेशे से एक वेश्या है। स्टीवी, हाँ। लेकिन उसका रिश्ता ट्रेवर के साथ सिर्फ लेन देन का नहीं लगता। वो ट्रेवर की अजीब हरकतों और उसकी बिगड़ती हालत के बावजूद उसके प्रति सच्ची हमदर्दी रखती है, उसे सहारा देने की कोशिश करती है। सही। ये दोनों औरतें उसकी टूटती हुई दुनिया में जैसे दो अलग अलग लंगर हों। बिल्कुल। मेरी जैसे एक आदर्श शांत दुनिया का प्रतीक है, जबकि स्टीवी ज्यादा जमीनी, हकीकत शायद थोड़ी दुखद लेकिन सच्ची लगती है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या मेरी वाकई में उतनी ही सच्ची है जितनी दिखती है? हाँ, ये सवाल आता है मन में। या वो भी ट्रेवर के मन का कोई वहम है, कोई ऐसी याद जिसे वो पकड़ कर रखना चाहता है। उसका डाइनर, उसका बेटा निकोलस, सब कुछ थोड़ा सपनों जैसा धुंधला सा लगता है। ये शक बहुत दिलचस्प है। उधर आइवन का रहस्य और गहराता जा रहा है। ट्रेवर को अब लगने लगता है कि आइवन ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि उसकी जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है। हाँ, वो उसे एक दुश्मन की तरह देखने लगता है। और इसी कश्मकश में वो एक रात आइवन की लाल रंग की स्पोर्ट्स कार का पीछा करता है। उसे लगता है कि अगर वो आइवन को पकड़ ले तो शायद सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो आइवन की कार का लाइसेंस प्लेट नंबर नोट करता है, 743 CRN। 743 CRN। लेकिन यहाँ कहानी एक और चौंकाने वाला, मतलब दिमाग घुमा देने वाला मोड़ लेती है। हाँ। जब ट्रेवर अपनी कार के पास वापस लौटता है तो वो क्या देखता है? क्या? आइवन की कार का जो नंबर उसने नोट किया था, वो असल में उसकी अपनी कार का नंबर प्लेट है। अरे, उसी की कार का? हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो जैसे हकीकत के ताने बाने का पूरी तरह टूट जाना है। ये पल ट्रेवर के लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। उसे लगता है जैसे उसकी पहचान ही चोरी हो रही है, जैसे आइवन उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। ओह गॉड। वो बुरी तरह घबरा जाता है और भागकर DMV यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाता है अपनी कार के बारे में पता करने। और वहां उसे एक और झटका लगता है। क्या पता चलता है? उसे पता चलता है कि उसकी कार, जिसे वो अपनी समझ रहा था, वो कानूनी तौर पर किसी और के नाम ट्रांसफर हो चुकी है, और ये ट्रांसफर हुए भी काफी समय हो गया है। बाप रे, मतलब उसकी दुनिया सचमुच उलट-पुलट हो गई है। पूरी तरह से। अब ड्राइवर को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई मामूली वहम नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश है जिसमें कई लोग शामिल हैं। हाँ, वो यही सोचेगा। उसका पैरानोया अब चरम पर पहुंच जाता है। गुस्से और डर में वो अपने एक पुराने सहकर्मी टक्कन से भिड़ जाता है। अच्छा। उस पर आइवन के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाता है। ये टकराव हिंसक हो जाता है, मारपीट तक नौबत आ जाती है। हाँ। नतीजा, ट्रेवर को उसके अजीब और हिंसक बर्ताव के कारण फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। अब उसके पास न नौकरी है, न मानसिक शांति। वो पूरी तरह से टूट चुका है, पागलपन के कगार पर। उसका शक अब हर चीज पर है, हर इंसान पर। वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया है, अपनी ही बनाई हुई शक और वहम की दुनिया में कैद। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलना अभी बाकी है, और उसका रास्ता जाता है उसी फ्रिज से होकर। हाँ, वो हैंगमैन गेम। अक्षर जुड़ते जा रहे थे और आखिरकार वो शब्द पूरा होता है। क्या बनता है? R से TREVOR, किलर। और फिर बनता है एक भयानक संदेश, किलर, कातिल। हाँ, ट्रेवर रेज़निक इज अ किलर। ये पढ़ते ही ट्रेवर के होश उड़ जाते हैं। कांपते हाथों से, डर और एक अजीब सी उत्सुकता के साथ वो फ्रिज का दरवाजा खोलता है। वो अंदर से सड़े हुए खाने की भयानक बदबू का भभका आता है, और उस बदबू के साथ जो नजारा उसे दिखता है वो उसे तोड़कर रख देता है। फ्रिज के अंदर खाने के सामान के साथ एक बच्चे की सड़ी गली लाश, या शायद लाश नहीं, कुछ और। ये मंजर इतना भयानक है कि वो चीख पड़ता है। हाँ। लेकिन इस चीख के साथ, इस भयानक सदमे के साथ, उसके दिमाग पर पड़ा पर्दा हट जाता है। यादें वापस आ जाती हैं। हाँ, बरसों से दबी हुई, भुलाई हुई यादें सैलाब की तरह उसके जहन पे छा जाती हैं। और अब आखिरकार हमें और ट्रेवर को असली कहानी पता चलती है। क्या थी असली कहानी? ये सब कुछ 1 साल पहले शुरू हुआ था। एक तेज बारिश की रात ट्रेवर अपनी लाल रंग की पोंटियाक फायरबर्ड चला रहा था। वही कार? हाँ, वही कार। सड़क गीली थी, रात का अंधेरा था। गाड़ी चलाते हुए उसने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर उठाया। ध्यान हटा। और बस एक पल के लिए उसका ध्यान सड़क से हटा, और उसी एक पल में उसने सड़क पार कर रहे एक छोटे बच्चे को जोर से टक्कर मार दी। ओह। बच्चा हवा में उछला और सड़क पर गिर पड़ा। वहीं फौरन उसकी मौत हो गई। हे भगवान। और सड़क के किनारे खड़ी उस बच्चे की माँ असहाय होकर चीखती रह गई। और वो माँ
वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे ट्रेवर अपनी कल्पना में मैरी नाम की वेट्रेस के रूप में देखता था। क्या? मैरी, हाँ, उसका बेटा निकोलस मर चुका था। ये जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैरी का किरदार उसकी कल्पना थी, हाँ, जो उस हादसे की शिकार माँ पर आधारित थी। और हादसा? वो एक हिट एंड रन था। हिट एंड रन, टक्कर मार के भाग जाना। ट्रेवर इतना ज्यादा डर गया था, इतना घबरा गया था कि वो मदद के लिए रुका नहीं, अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग गया वो। ये अपराध बोध, एक बच्चे को मारने और फिर भाग जाने का अपराध बोध इतना भयानक और असहनीय था कि उसके दिमाग ने खुद को बचाने के लिए उस पूरी याद को ही दबा दिया, उसे ब्लॉक कर दिया, जैसे वो घटना कभी हुई ना हो। हाँ बिल्कुल। अंदर ही अंदर घुलता रहा 1 साल तक। तो अब सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। वो भयानक वजन घटना, वो नींद ना आना, ये सब उस अपराध बोध की सजा थी जो वो अनजाने में खुद को दे रहा था। खुद को ही सजा दे रहा था वो। और आइवन? वो रहस्यमयी आइवन कौन था फिर? आइवन वो भी असली नहीं था। वो भी नहीं। वो ट्रेवर के ही व्यक्तित्व का वो हिस्सा था जिसने ये भयानक काम किया था और भाग गया था। उसका अंधेरा पक्ष, उसका डार्क साइड। अच्छा। वो हिस्सा जो बेपरवाह था, जिसे शायद कोई पछतावा नहीं था। इसीलिए आइवन हमेशा हंसता हुआ लापरवाह सा दिखता था। हाँ, वो हमेशा मुस्कुराता रहता था अजीब तरह से। हाँ, वो ट्रेवर के उस रूप का प्रतीक था जिससे वो खुद नफरत करता था, जिसे वो पहचानना नहीं चाहता था। कमाल है। मतलब उसके अंदर ही 2 हिस्से लड़ रहे थे। एक वो जो अपराध बोध से मरा जा रहा था, ट्रेवर, और दूसरा वो जिसने अपराध किया और जिससे फर्क नहीं पड़ता, आइवन। और मरी और निकोलस, वो उस अपराध के असली शिकार थे जिन्हें ट्रेवर का दोषी मन बार बार एक शांत सुकून देने वाले रूप में याद कर रहा था। शायद ये उसके अवचेतन मन की माफी मांगने की या उस पल को बदलने की एक बेताब कोशिश थी। वो उन्हें अपनी कल्पना में जिंदा रखे हुए था। तो ये नींद ना आना, इंसोम्निया, ये कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके ज़मीर की आवाज थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। बिल्कुल, ये एक तरह की खुद को दी गई यातना थी। उसका शरीर, वो वजन घटना, उसके अपराध बोध का भौतिक रूप बन गया था, जैसे वो पाप उसे अंदर से खा रहा हो। हाँ। और वो हैंगमैन गेम, वो उसका अपना ही अवचेतन मन था, सबकॉन्शियस, जो उसे सुराग दे रहा था, उसे सच की तरफ धकेल रहा था, ताकि वो इस बोझ से मुक्त हो सके, ताकि वो समझ सके। हाँ। किलर शब्द का पूरा होना असल में उसके मन की सच्चाई को स्वीकार करने की पुकार थी। ये सब समझना कि कैसे मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे दबा हुआ अपराध बोध ऐसे भयानक रूप ले सकता है, ये फिल्म की असली गहराई है। बिल्कुल। कहानी का अंत कैसे होता है? जब उसे सब याद आ जाता है, तब वो क्या करता है? सच्चाई का सामना करने के बाद भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो जान जाता है कि असली कैद बाहर नहीं, उसके अंदर है। अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां वो काउंटर पर जाकर शांति से कहता है, I'd like to report a hit and run। मतलब वो कबूल कर लेता है। हाँ, मैं एक टक्कर मारकर भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि 1 साल पहले उसने एक बच्चे को मारा था और भाग गया था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। ट्रेवर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, कोई बहाना नहीं बनाता, नहीं, कोई विरोध नहीं। उसे एक जेल की कोठरी में ले जाया जाता है। वो अंदर जाता है, शांति से बिस्तर पर लेट जाता है। और फिर 1 साल के लंबे, भयानक, जागते हुए इंतजार के बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और गहरी, सुकून भरी नींद में सो जाता है। आखिरकार। हाँ, स्क्रीन धीरे धीरे फेड आउट हो जाती है। पीछे रह जाती है खामोशी, शांति और शायद मुक्ति का एक एहसास। तो आखिरकार द मशीनिस्ट किसी बाहरी दुश्मन या साजिश की कहानी नहीं है। ये इंसान के अपने अंदर के राक्षसों से लड़ने, अपने अपराध बोध का सामना करने और उससे मिलने वाली सजा की कहानी है। बहुत सही कहा। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप दुनिया से, कानून से शायद भाग जाएं, अपने गुनाहों को छुपा लें, लेकिन आप अपने ज़मीर से, अपनी अंतरात्मा से नहीं भाग सकते। नहीं भाग सकते। वो अपराध बोध आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, आपकी नींद छीन लेता है, आपकी जिंदगी छीन लेता है। आप बाहर आजाद होकर भी अंदर से कैदी बने लेते हैं। जैसा कि फिल्म का एक संवाद है, या शायद उसका निचोड़ कह लें। हाँ। इफ यू आर एनी थिनर यू वुडंट एग्जिस्ट। सही। अगर तुम और पतले हुए तो तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक वजूद की बात थी। सही। वो इसलिए नहीं सो पा रहा था क्योंकि उसका ज़मीर उसे सोने नहीं दे रहा था। बिल्कुल। और जब उसने सच को कबूल किया, अपने किए की जिम्मेदारी ली, भले ही उसे जेल जाना पड़ा, हाँ। तभी उसे वो शांति, वो नींद मिली जो शायद किसी भी बाहरी आजादी से ज्यादा जरूरी थी। प्रायश्चित की शुरुआत स्वीकृति से होती है।
ये वाकई एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म है। ये हमें अपराध, बोध, सजा और माफी के जटिल रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये एक सवाल छोड़ जाती है अंत में सोचने के लिए, गहरा अपराध बोध इंसान के शरीर और दिमाग पर किस हद तक असर डाल सकता है, ये हमने देखा। हाँ। लेकिन क्या सिर्फ गुनाह कबूल कर लेना या सजा पा लेना ही असली शांति या मुक्ति के लिए काफी है? ये एक अच्छा सवाल है। या मानसिक और शारीरिक सुकून पाने की प्रक्रिया इससे भी ज्यादा जटिल है, जिसमें शायद खुद को माफ करना भी शामिल हो? इस पर विचार किया जा सकता है।